गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 29 अक्टूबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इस तरह से वीडियो को हाईलाइट करके डाल देता हूँ, पीडीएफ को हाईलाइट करके मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि डिस्कशन से पहले आप उसको एक बार पढ़ लें। देखो, सबसे पहले उसको एक बार पढ़ लोगे आप, उसके बाद हमारा डिस्कशन सुनोगे तो आपको अधिक फ़ायदा होगा, आपको अधिक प्रॉफिट होगा उससे। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ सुझाव देना है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, दो न्यूज़ मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। एक तो यह न्यूज़ डिस्कस करना है और दूसरा यह न्यूज़ डिस्कस करना। एक न्यूज़ जो है, यह न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनजीओ के जरिए पाक कर रहा था आतंकवादी फंडिंग। तो एनजीओ की इम्पोर्टेंस क्या होती है, एनजीओ को किस तरह से यूज किया जाता है देश में टेरर एक्टिविटी को फैलाने के लिए, इसके लिए कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था एफसीआरए एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कल हमने डिटेल से एनालिसिस किया था। सरकार ने 2020 में इसमें संशोधन किया है और साथ ही साथ सरकार ने जो है 16,500 से अधिक एनजीओ को प्रतिबंधित कर दिया, उसको बंद करवा दिया भारत में। क्यों? क्योंकि वो टेरर फंडिंग के लिए यूज हो रहा था, वो देश में धर्मांतरण के लिए यूज हो रहा था, वह देश में सीए जैसे विरोध में जो है पैसा जो भेजा जा रहा था उसके लिए यूज हो रहा था, या काफ़ी गलत एक्टिविटी के लिए एनजीओ का यूज किया जा रहा था। ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए इन एनजीओ का यूज हो रहा था। इसलिए सरकार ने 16,500 एनजीओ को प्रतिबंधित किया था। कल हमने डिटेल से एनालिसिस किया है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो ये न्यूज़, यह न्यूज़ है कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम। कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की गई है। न्यूनतम पेंशन कितना मिलता है अभी तक? तो न्यूनतम पेंशन मिलता है 1,000 रुपये। कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम वेतन 1,000 रुपये मिलता है, जिसे अब 2,000 रुपये या 3,000 रुपये बढ़ोतरी किया जा सकता है। राइट, सरकार इस पर जल्द एक्शन ले सकती है। तो बेसिक इतना इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ इसे रेगुलेट कौन करता है? कर्मचारी पेंशन स्कीम को रेगुलेट करने का काम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करते हैं, ईपीएफओ करता है। तो थोड़ा सा हम ईपीएफओ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यह एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारी के भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू करता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 को लागू करता है। आप 60 वर्ष तक नौकरी किया और नौकरी करने के बाद जो है आपको एक मुश्त पैसा मिलता है, 50 लाख रुपये, 60 लाख रुपये, जो भी आप जिस लेवल के अनुसार आपने काम किया उस अकॉर्डिंग आपको मिलता है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि प्रत्येक माह आपके सैलरी से ही करता है, तो उसको रेगुलेट करने का काम ईपीएफओ ही करता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। राइट, सदस्यों और वित्तीय लेन देन के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के द्वारा किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है और 4 मार्च 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। राइट, देखो, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि आज इस पे एडिटोरियल भी दिया हुआ है, साथ ही साथ फ्रांस में क्या घटना घटी उसको लेकर के विश्व के मुस्लिम देशों की क्या प्रतिक्रिया है, भारत की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है और साथ ही साथ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा, हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे एडिटोरियल पेज पे। देखो, थर्ड पेज पे जो ये न्यूज़ है, पिछले 2 दिन से मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ। कल हमने इंडिया यूएसए रिलेशन पे डिटेल से एनालिसिस किया था,
जाकर के कल का वीडियो आप देख लेना। परसों हमने जो 4 मेजर एग्रीमेंट है, 4 मेजर मिलिट्री एग्रीमेंट है जो यूएसए अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ करता है, जिसमें कोमकाशा है, जिसमें लेमोआ है, जिसमें बेका है, जिसमें GSOMIA है। तो परसों हमने डिटेल से उन सभी पे एनालिसिस किया था। अब देखो यहाँ पे मैं बस 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। पहला पॉइंट यह है कि अमेरिका जो है इंडिया के साथ इतना क्लोज हो रहा है, तो इसमें अमेरिका का हित छिपा हुआ। अमेरिका का क्या हित छिपा हुआ? अमेरिका विश्व में चीन को इनकाउंटर करना चाहता है, राइट। तो विश्व में चीन को प्रतिरोधी करने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए अमेरिका को किसी सहारे की ज़रूरत है, और अमेरिका इस निगाह से इंडिया को देखता है कि इंडिया में वो पोटेंशियल है कि वो चीन को इनकाउंटर कर सकें, राइट। अब देखो इंडिया किस रूप में देखता है। इंडिया जो है, ऐसा नहीं है कि इंडिया अमेरिका को कोई पिछलग्गू बनना चाहता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका जो भी इंडिया के बारे में सोचता हो, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया की जो चाहिए, बेसिकली इंडिया को चाहिए कि वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी में हेल्प ले, साथ ही साथ अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसे हथियार ले सकें, उससे FDI ले सकें। तो इंडिया अपनी बेसिक ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ समझौता कर रहा है। तो इंडिया के जो भारत के पर्सपेक्टिव से कहीं से ही ये इंटेंशन नहीं है कि हमें सिर्फ चीन के इनकाउंटर करने के लिए अमेरिका की ज़रूरत है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट तौर पे कह चुका है, भारत जब इससे पहले मध्यस्थता की बात कही गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया और चाइना के बीच में, तो भारत ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन है, जो मतभेद है, उसे ये दोनों देश मिलकर समेट लेंगे, इसमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान में जब मध्यस्थता की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, तो भारत का स्पष्ट तौर पे स्टेटमेंट था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय रूप से अपने जो मुद्दा होगा उसको सॉल्व करेगा, हमें किसी तीसरे पार्टी की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, विश्व के देश जो भी सोचे, अमेरिका जो भी सोचे, भारत का स्पष्ट तौर पे क्लियर इंटेंशन है कि अमेरिका की ज़रूरत हमें है टेक्नोलॉजी के लिए, अमेरिका की ज़रूरत है हमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अमेरिका की ज़रूरत चाइना को इनकाउंटर करने के लिए भी है, लेकिन सिर्फ चाइना को इनकाउंटर करने के लिए अमेरिका की ज़रूरत भारत को नहीं है। देखो, लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पे ट्विटर को संसदीय समिति की फटकार। अब यहाँ पे 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें मैं चर्चा करना चाहता हूँ। संसद में जो समिति होती है, एक संसद का अस्थाई समिति होता है और एक संसद का अस्थाई समिति होता है। अस्थाई समिति क्या होती है? अस्थाई समिति होती है कि जो परमानेंट समिति होता है, जैसे लोक लेखा समिति संसद की अस्थाई समिति है, जैसे प्राक्कलन समिति, PSU समिति, ये सारी की सारी समिति संसद की अस्थाई समिति है। अस्थाई समिति क्या हुआ? अस्थायी समिति हुआ कि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब कोई समिति का गठन करता है और जब वो उद्देश्य प्राप्ति निहित हो जाती है, उसके बाद उस समिति को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अस्थायी समिति हुए। तो मीनाक्षी लेखी है, ठीक है, भाजपा के सांसद हैं, एक अस्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, और यह अस्थायी समिति जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल, राइट, डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है उस पर विचार विमर्श कर रही है। क्या होता है थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा इस पर आपके साथ। साथ ही साथ इन्होंने ट्विटर को फटकार लगाया। क्या हुआ था कि ट्विटर ने आज से लगभग 3-4 दिन पहले ट्विटर ने लद्दाख को जो है वो उसको चीन का हिस्सा शो कर दिया था। तो इस पे जो है मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में जो गठित की गई है समिति, संसदीय समिति, उस समिति ने ट्विटर को फटकार लगाया। अब देखो, डाटा प्रोटेक्शन बिल या डाटा प्रोटेक्शन बिल जो 2019 में आया है, उस पर ये समिति जो है विचार विमर्श कर रही है। डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के यूपीएससी ने एक 2018 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि डाटा सिक्योरिटी हैज़ एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस इन द डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड ड्यू टू राइजिंग साइबर क्राइम। The Justice B.N. Sri Krishna Committee report addresses issue related to data security. What is your view? Are the strengths and weaknesses of the report relating to data protection of personal
डाटा इन साइबर स्पेस। अब देखो, डाटा प्रोटेक्शन के लिए जो है एक समिति बनी थी, और ये समिति बनी थी न्यायमूर्ति श्री कृष्णा की अध्यक्षता में। श्री कृष्णा समिति याद रख लेना, श्री कृष्णा समिति बनी थी डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के। अब ये समिति ने सिफारिश किया, इस समिति के सिफारिश पे सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रही है। कल जब हमने चर्चा किया था इंडिया और यूएसए के बारे में, तो हमने चर्चा किया था कि दोनों के बीच में जो विवाद है, एक विवाद है डाटा लोकलाइजेशन को लेकर के भी। डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि डाटा जो है देश के बाउंड्री के सीमा में स्टोर होना चाहिए, भारत सरकार का कहना है। जैसे हम मान लो फेसबुक से अगर कोई सामान परचेज करते हैं, अमेजन से कोई सामान परचेज करते हैं, तो उसका डाटा अमेरिका के पास चला जाता है। हम चाहते हैं वो डाटा भारत की सीमा के भीतर रहे, राइट। तो इसी को लेकर के जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा ने रिकमेंडेशन दिया था, और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर डाटा प्रोटेक्शन बिल ला रही है सरकार कि किस तरह से डाटा को हम रेगुलेट करें, राइट, किस तरह से डाटा को भारत की सीमाओं में सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए बिल लाई थी। अभी तक संसद में एक्ट नहीं आया है, जब एक्ट आएगा तो हम इस पर डिटेल से एनालिसिस कर लेंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा समिति का क्या रिकमेंडेशन था वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, देख लेना एक बार वहाँ। ब्रेक्जिट के बाद यूरोप के साथ अपने रिश्ते को नई दिशा में देने में जुटा भारत, राइट। ब्रेक्जिट क्या है? BREXIT। ब्रेक्जिट का अर्थ होता है ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना। कहाँ से? ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो जाने की प्रोसेस को ब्रेक्जिट कहा गया। तो ब्रेक्जिट हो चुका है ऑलरेडी। ब्रेक्जिट पे हमने कई बार डिस्कस किया है, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में वार्ता चल रही है कि ब्रेक्जिट के बाद भारत किस तरह से ब्रिटेन से डील करें और भारत किस तरह से जो है यूरोपीय यूनियन से डील करें। पहले क्या होता था कि जितने भी यूरोपीय यूनियन कंट्री था उसके लिए हम जो है एक ही तरीका अपनाते थे उसे डील करने का, उसके साथ रेगुलेट करने का, उसके साथ काम करने का। अब जो है ब्रिटेन के लिए अलग रणनीति होगी हमारी, और यूरोपीय यूनियन के लिए अलग रणनीति होगी। तो इसको लेकर के जो है भारत और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की अगुवाई में 10वीं आर्थिक व वित्तीय वार्ता आयोजित की गई है। और साथ ही साथ हमारे देश के जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन, वो यूरोपीय यूनियन के दौरे पे गए हैं, राइट। तो इसमें जो भी प्रोग्रेस होगा, देखो इसमें जो भी प्रोग्रेस होगा उसका हम डिस्कस कर देंगे, न्यूज़ में निश्चित तौर पे आएगा। और अगर न्यूज़ में आया तो हम उस पर एनालिसिस कर देंगे कि आखिर क्या प्रोग्रेस हुआ है। बाकी ब्रेक्जिट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ब्रेक्जिट क्या है, ब्रेक्जिट से भारत को क्या नुकसान है, ब्रेक्जिट से क्या भारत को प्रॉफिट है, ब्रेक्जिट से क्या ब्रिटेन को नुकसान हुआ, ब्रेक्जिट से क्या ब्रिटेन को फ़ायदा हुआ, ब्रेक्जिट से क्या यूरोपियन यूनियन को लॉस हुआ, और ब्रेक्जिट से क्या यूरोपियन यूनियन को फ़ायदा हुआ। देखो, दक्षिणी पूर्व मानसून वापस गया, उत्तर पूर्वी मानसून जो है अब वापस आ गया, आईएमडी का कहना है। और दूसरा आईएमडी का कहना है कि इस बार जो है दक्षिणी पूर्वी मानसून जो है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इस बार 13 दिन के विलंब से गया। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल के माध्यम से भारत में इन करता है, और यह जो इन करता है इसका समय होता है नॉर्मली जून के आसपास, लगभग 9-10 जून के आसपास या 15 जून के आसपास तक जो है ये इन करता है, इसी आसपास इन करता है। तो 13 दिन विलंब से इस बार मानसून रिटर्न हुआ है, और मानसून में इस बार देश में ठीक ठाक बारिश हुई है, लगभग 103% देश भर में बारिश हुई है, राइट। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको उत्तर पूर्वी मानसून भारत में इन कर रहा गया है, एक तो यह जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ आईएमडी एज ए संस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आईएमडी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो आईएमडी क्या हुआ, आईएमडी मतलब होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। आईएमडी की स्थापना 1875 में की गई थी, और स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का एक सदस्य बना था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है, इसको लेकर के एक वीडियो मैंने बनाया था यूनाइटेड नेशन पे,
तो यूनाइटेड नेशन का सेपरेट वीडियो हमारा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन हैं, लगभग 25 से 30 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, और वहीं पे हमने वर्ल्ड विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो जा करके एक बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशन का संगठन कौन कौन सा है और उसका क्या क्या कार्य है। IMD जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है। इसका प्रमुख काम मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना, प्रेक्षण करना और भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोधन करना। कहाँ पे चक्रवात आ रहा है, कहाँ पे मानसून आएगा, कहाँ पे सूखा आएगा, कहाँ पे बारिश होगी, ये सारी की सारी जानकारी देने का काम कौन करता है? तो ये देश में IMD करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो है चेन्नई में, गुवाहाटी में, कोलकाता में, मुंबई में, नागपुर में और नई दिल्ली में। देखो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और यूपीएससी नॉर्मली आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको ट्रैप कर सकता है, तो ये बेसिक जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। बस एक लाइन का इन्फॉर्मेशन है कि PM मोदी देश के पहले सी प्लेन, ये जो होता है सी प्लेन जो सी पे चलता है, उसका उद्घाटन करेंगे। और कहाँ पे करेंगे? तो गुजरात में करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, उसके नीचे इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश की पहली सी प्लेन कहाँ पर शुरुआत हुई है, तो याद रख लेना वो शुरुआत हुई है गुजरात में। ओके, ये एडिटोरियल हम एनालिसिस करेंगे आपके साथ। देखो ये एडिटोरियल यूपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देश भर में जो घटनाएं हो रही है, एज अ सिविल एस्पायरेंट, एज अ जागरूक नागरिक आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि देश भर में क्या घटनाएं हो रही है, भारत में क्या घटनाएं हो रही है और फ्रांस में क्या घटनाएं हो रही है। ये जो व्यक्ति दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम है सैमुअल पेटी इस व्यक्ति का नाम है, जो फ्रांस में एक टीचर थे, जिसकी हत्या एक 18 वर्ष के चरमपंथी मुस्लिम लड़का ने कर दिया। क्यों कर दिया हम देखेंगे इस पे। तो फ्रांस की जो घटना है, इसकी शुरुआत होती है 2015 से, हालांकि इसकी शुरुआत होती है 2005 से, राइट, लेकिन जो है विधिवत शुरुआत हम 2015 से करते हैं। 7 जनवरी 2015 का दिन था। चार्ली हेब्डो, ये नाम याद रख लेना, काफ़ी चर्चा होगा इस नाम का। चार्ली हेब्डो एक कार्टूनिस्ट कंपनी था, जिसका काम होता है पेपर वगैरह में कार्टून प्रकाशित करना। तो इस चार्ली हेब्डो पे आतंकवादी हमला होता है और इसमें जो है 17 लोगों की मृत्यु हो जाती है। फ्रांस में 10 वर्ष या 20 वर्ष में सबसे बड़ा ये आतंकवादी हमला था, जिसमें 17 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें जो संपादक होता है, चार्ली हेब्डो का जो संपादक है, उसमें 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 3 हमलावर मरते हैं और कुछ अन्य लोग मरते हैं। हमला करने का रीज़न क्या था? ये जो आतंकवादी हमला हुआ था इस चार्ली हेब्डो कार्टून में, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मोहम्मद साहब पैगंबर का एक कार्टून इसने प्रकाशित कर दिया और उसके बाद इस पर आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इधर आज से ठीक 10 दिन पहले ये जो सैमुअल पेटी है, इन्होंने उसी कार्टून का कुछ पंपलेट अपने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री स्पीच के नाम पे, राइट, कि बोलने का अधिकार होना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस आधार पे अपने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक टीचर हैं ये। अब इसी टीचर को एक 18 वर्ष के बच्चे ने मार दिया, जान से मार दिया, राइट। अब देखो अब क्या हुआ, 18 वर्ष के जब बच्चे ने इसे जान से मार दिया, क्योंकि जो है मोहम्मद साहब पैगंबर का जो है कार्टून इन्होंने अपनी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसके बाद जो है विश्व में कहीं भी किसी भी मुस्लिम कंट्री में इसकी आलोचना नहीं हुई है कि क्यों एक 18 वर्ष के बच्चे ने जो है अपने टीचर को मार दिया, राइट। विश्व में कहीं भी आलोचना नहीं हुई। उसके बाद जो है फ्रांस सरकार ने इस पर एक प्रतिक्रिया दिया, फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिक्रिया दिया। फ्रांस का सरकार का कहना है कि चार्ली एब्दो पत्रिका को कार्टून छापने से मना नहीं किया जाएगा
और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्री स्पीच की आज़ादी है। हम किसी मीडिया संस्थान को यह नहीं कह सकते कि वह क्या छापे क्या ना छापे। साथ ही साथ फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने कहा कि फ्रांस अपनी धर्मनिरपेक्ष परंपराओं और कानूनों का पालन करता रहेगा जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी सुनिश्चित की जाए। और फ्रांस सरकार ने मैक्रोन ने कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। तो फ्रांस सरकार ने काफ़ी कड़ा कदम उठाया है या काफ़ी कड़ा रुख अपनाया है, काफ़ी तीखी आलोचना किया है उन्होंने कट्टरपंथी समुदाय का, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 18 वर्ष के बच्चे ने एक टीचर की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने क्लास में कुछ टेम्पलेट या पम्पलेट जो है क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया था, विश्व के मुस्लिम देशों ने इस बच्चे की आलोचना नहीं की कि ये 18 वर्ष का बच्चा क्यों टीचर की हत्या किया। लेकिन जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने कट्टरपंथी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, उसके बाद विश्व के जो मुस्लिम कंट्री हैं वो मुस्लिम कंट्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, राइट। जितना भी देश, खास करके पाकिस्तान देख लो तो पाकिस्तान तो आग उगल रहा है। तो तीखी प्रतिक्रिया विश्व के मुस्लिम देश दिया है, अरब वर्ल्ड दिया है, ईरान दिया है, तुर्की दिया है, और फ्रांसीसी उत्पाद का बहिष्कार हो रहा है पूरे विश्व भर में। भारत में भी जो भारत के मुस्लिम हैं वो भी फ्रांसीसी उत्पाद के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि जो इंडोनेशिया है, जो विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम रहता है इंडोनेशिया में और सेकेंड रहता है इंडिया में। तो विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम इंडोनेशिया में है, सेकेंड नंबर पे इंडिया है। तो इंडोनेशिया ने इस पे जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया खास, राइट। विश्व के सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं और सबसे शांतिप्रिय मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। इंडिया में भी प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, बहुत लोगों के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया नहीं दिया जा रहा है, आलोचना नहीं की जा रही है। अब देखो ये जो प्रदीप सिंह है राइटर, उन्होंने दो व्यक्ति को कोट करते हुए इस एडिटोरियल को लिखा। पहला उन्होंने कोट किया है मोहम्मद रामधारी सिंह दिनकर को, जो हमारे देश के राष्ट्रकवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनको कोट किया है। और उन्होंने कहा है कि मोहम्मद साहब पैगंबर ने जो इस्लाम बनाया था वो एक सच्चा इस्लाम था। बाद में इसमें किस तरह से हम भी देख रहे हैं, अगर इतिहास आप पढ़ोगे तो किस तरह से लूटने की परंपरा इस्लाम धर्म में शुरू हो गई, किस तरह से मोहम्मद गजनी ने भारत में मंदिर पे 17 बार आक्रमण किया था। तो बाद में इसमें लूट खसोट की जो है भावना आ गई थी, जो सच्चा इस्लाम मोहम्मद साहब पैगंबर के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था, या जिसकी शुरुआत की गई थी जिस इस्लाम धर्म की, वो परिवर्तित बाद में हुआ। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अल्लाह के धर्म, राइटर का कहना है कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला के इस्लाम में काफ़ी अंतर है। अल्लाह का इस्लाम आपको शांति की अपील करता है, मुल्ला के इस्लाम ऐसा नहीं करता है। अल्लाह के इस्लाम, मोहम्मद साहब पैगंबर जब जीवित थे तब भी उसके काफ़ी आलोचक थे, ऐसा नहीं है कि वो आलोचनाओं से परे थे उस समय में। मोहम्मद साहब पैगंबर जब जीवित थे तब भी उनकी काफ़ी आलोचनाएं करने वाले लोग थे। और ऐसा नहीं है कि मोहम्मद साहब पैगंबर का जो आलोचना उस समय में लोग करता था जब वो जीवित थे तो उसके लिए वो सज़ा की मांग करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। तो सवाल ये होता है कि आज क्या हुआ है मुस्लिम धर्म में, जब मोहम्मद साहब पैगंबर खुद अपने पे किए गए आलोचना पे जो है सज़ा की मांग नहीं करते थे, जो व्यक्ति उसके आलोचना करते थे उसके साथ भी वो अच्छे से पेश आते थे, उसके लिए भी वो आलोचना नहीं करते थे। तो आज क्या हो गया है इस्लाम धर्म में, क्यों एक 18 वर्ष के बच्चे के दिमाग में इतनी चरमपंथी फैल गया है, या कह सकते हो इस तरह के विचार फैल गया है, एक जहर उसके दिमाग में फैला दिया गया है कि 18 वर्ष के बच्चे ने टीचर की हत्या कर दी। सोचो एक 18 वर्ष के बच्चे की कितना पढ़ा होगा इस्लाम धर्म के बारे में, वो कितनी जानकारी उसे इस्लाम धर्म के बारे में होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर इस तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं, पहले कर चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर का भी कहना है, डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि मुस्लिम धर्म का भाईचारा सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का ही भाईचारा। ये मेरा कहना नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर का कहना है जो प्रदीप सिंह ने कोट किया। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम धर्म जो है, जो मुस्लिम धर्म होता है नॉर्मली, वो कहीं पे किसी मुस्लिम लोगों पे अत्याचार हो या मुस्लिम लोगों की कुछ कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तभी जाकर के वो आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं कि जो है हर जगह वो आवाज़ उठाते हैं। मसलन जैसे मुंगेर की घटना हुई है कल, बिहार में जो मुंगेर की घटना हुई है,
तो मुंगेर की घटना में कुछ हिंदू लोग जो है तीव्र प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को भी ऐसा होना चाहिए कि मुंगेर की घटना पे जो है मुस्लिम समुदाय भी प्रतिक्रिया दें। विश्व में कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो मुस्लिम समुदाय को उसके लिए भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समुदाय को या ओआईसी कंट्री को जो है सिर्फ मुस्लिम देशों में या जहाँ पे मुस्लिम के खिलाफ कुछ हो रहा है वहाँ पे ही वो प्रतिक्रिया दें। और इसके बाद भी मुझे लगता है ये तो चलो ठीक है, ओआईसी के देश जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के देश, जितने भी देश हैं 50 से अधिक देश हैं, यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन ने कभी भी चाइना में जो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, चाइना में जो 10 लाख से अधिक मुसलमानों को जो जेल में डाल दिया गया है, जो उइगर मुस्लिम है, जो चाइना उइगर मुस्लिम समुदाय पे जो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। चाइना में अपना नाम आप मोहम्मद नहीं लिख सकते हैं, नाम के आगे जैसे होता है ना मोहम्मद लिखता है, आप मोहम्मद अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हैं। तो इतना चाइना में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, बावजूद ओआईसी कंट्री ने कभी चाइना के खिलाफ नहीं बोला। क्या कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान ने चाइना के खिलाफ बोला है? नहीं। क्या ईरान ने चाइना के खिलाफ बोला है? नहीं। क्या सऊदी ने चाइना के खिलाफ बोला है कि क्यों आप 10 लाख मुस्लिम को जो है यातना दे रहे हैं, उसको जेल में बंद किए हुए हैं? नहीं। राइट। साथ ही साथ मुसलमानों का भाईचारा सामाजिक स्वराज पे आधारित है, क्योंकि उसकी सत्यनिष्ठा देश के साथ देश के लिए ना होकर धर्म के लिए है। ये मेरा कहना नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि मुस्लिम जो होता है, जैसे मुझसे अगर पूछा जाए कि आपको अगर 2 चीज़ में चूज करना हो, धर्म में चूज करना हो या देश पे चूज करना हो, धर्म या देश में आपको कोई एक चीज़ चूज करना है तो आप क्या चूज करोगे? तो मैं स्पष्ट तौर पर कह दूंगा कि मैं देश चूज करूँगा। लेकिन मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं है। मुसलमानों को धर्म और देश में अगर किसी एक को चूज करना हो तो वो धर्म को चूज करेंगे। राइट। तो ये कहना था बाबा साहब अम्बेडकर का। अब देखो भारत सरकार ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो भारत सरकार ने कहा है कि आतंकवाद का भारत हमेशा विरोध करता था, विरोध करता है और विरोध करता रहेगा। शिक्षक पे हमले की भारत सरकार ने निंदा किया। भारत सरकार देखो स्पष्ट कहना कि जैसे मान लो सैमुअल पैटी है, इस पे 18 वर्ष को लड़के ने इसे मार दिया। मारने का अधिकार बिल्कुल अल्लाह इसको नहीं देता। अगर मुसलमान कंट्री को अगर कुछ करना चाहिए, मुस्लिम देशों को कुछ करना चाहिए, तो मुस्लिम देश आज से कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई है। आप जितने भी मुस्लिम देश थे, उस मुस्लिम देश ने सभी मुस्लिम देशों को फ्रांस के खिलाफ बोलना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। विश्व के जितने भी संगठन हैं वहाँ पे आप फ्रांस के खिलाफ बोले, ये कर सकते हैं आप। लोकतांत्रिक तरीके से आप काम कीजिए, आपको छूट है पूरे मुस्लिम समुदाय को, पूरे व्यक्ति को। लेकिन ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को आप जान से मार दें। राइट। ओआईसी की मीटिंग बुलाता मुस्लिम देश और ओआईसी की मीटिंग में जो है फ्रांस की आलोचना करता है या फ्रांस के सामानों का बहिष्कार कर देता। लेकिन एक व्यक्ति 18 वर्ष के लड़के ने अगर किसी की हत्या की है तो वो तो हत्या है भाई, उसकी भी आपको आलोचना करना चाहिए। अच्छा होता है ये ओआईसी कंट्री ये 18 वर्ष के लड़के की भी आलोचना करते हैं, लेकिन इस 18 वर्ष के लड़के की आलोचना न करके इसे सही ठहराया जा रहा है बहुत सारे देशों के द्वारा। बहुत सारे देशों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सही घटना है, अच्छा हुआ उस लड़के ने अपने टीचर को मार दिया। अब देखो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में राइटर का कहना है कि इससे पहले कि गैर मुस्लिम लोग इन आतंकवादियों का विरोध करते हुए पूरे मुस्लिम समुदाय का विरोध करें, मुस्लिम जगत को ही इन चरमपंथी का विरोध करना चाहिए। देखो मुस्लिम समुदाय में भी इस तरह के जो चरमपंथी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे मुस्लिम समुदाय इस तरह के हैं। लगभग मान लो 4 से 5% लोग इस तरह का है। राइट। जो चरमपंथी लोग हैं, राइटर का कहना है कि जो चरमपंथी लोग हैं ऐसा है कि जितने मुस्लिम संगठन हैं या मुस्लिम जितने समुदाय हैं 90% मुस्लिम समुदाय खामोश हैं। इन 5% या 10% लोग जो गलत कामों में एक्टिविटी में शामिल हैं, जो चरमपंथी एक्टिविटी में शामिल है, उसके अगेंस्ट में ना जाकर के या उसके सपोर्ट में ना जाकर के एक खामोश है, ये 90% लोग। तो ये 90% मुस्लिम समुदाय अच्छा होगा कि पूरा का पूरा गैर मुस्लिम देश, पूरा पूरा विश्व, पूरा ईसाई वर्ल्ड जो है इन 10% मुसलमानों का विरोध करते हुए, जो कि कट्टरपंथी हैं, जो कि चरमपंथी हैं, जो कि आतंकवादी हैं, उसका विरोध करते हुए टोटल 100% मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाए। इससे
अच्छा है कि ये जो 90% मुसलमान हैं यही इन 10% मुसलमानों का विरोध करना शुरू कर दें। यानी जो शांति प्रिय मुसलमान हैं वो जो है इन 10% या 5 से 10% जो चरमपंथी मुसलमान हैं उसका विरोध करना शुरू कर दे। ये अच्छा होगा, मुस्लिम जगत जो है इन चरमपंथी का विरोध करना शुरू कर दे, नहीं तो विश्व जो है इन मुसलमानों का विरोध करना शुरू कर सकता है, विश्व इसके अगेंस्ट हो सकता है। कोशिश किया है मैंने जो है एग्जैक्ट पॉइंट था उसको आपके साथ एक्सप्लेन करने का। यूपीएससी में बहुत रिलेवेंट नहीं है, इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा जानकारी आपको होना चाहिए। देखो राष्ट्रीय एजेंडे पे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल, कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख सकते हैं इसको। देखो वैक्सीन पे बने राष्ट्रीय नीति, चर्चा में क्यों है वैक्सीन पे बने राष्ट्रीय नीति? क्योंकि बिहार का चुनाव हो रहा है और बिहार के चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर उनकी सरकार जीतती है तो बिहार को जो है वैक्सीन फ्री में दिया जाएगा, राइट। कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहा हूँ मैं। सवाल ये होता है कि अगर सरकार मान लो बिहार में अगर नहीं जीतती है तो क्या आप फ्री में वैक्सीन नहीं देंगे? हो सकता है ना। तो इसी को लेकर के वैक्सीन जो है चर्चा में बना हुआ है और राइटर का कहना है कि वैक्सीन पे एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पे चर्चा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यह है कि वैक्सीन वितरण की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी NDHM यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को सौंपना चाहिए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कुछ समय में पहले चर्चा में आया था, कुछ समय पहले इसकी शुरुआत हुई है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? देखो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है कि एक पूर्ण डिजिटल और स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र होगा जिसके तहत 4 प्रमुख डिजिटल पहल हैं। हेल्थ ID कार्ड है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, निजी डॉक्टर और पशु चिकित्सक रजिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा। आज से ठीक कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ, आई थिंक आज से 2 महीना पहले मैंने इस पर डिस्कस किया था। होगा क्या कि जैसे मान लो आपको एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिस तरह से आपको आधार कार्ड मिलता है उसी तरह से हेल्थ कार्ड होगा। आपको कोई समस्या होगा, आप गए किसी डॉक्टर के पास दिखाएं, डॉक्टर क्या करेगा वो हेल्थ कार्ड आपसे लेगा और हेल्थ कार्ड लेने से डॉक्टर को ये पता चल जाएगा कि आपने कब कब किस किस डॉक्टर से दिखाया था, साथ ही साथ किस मेडिकल स्टोर ने आपको क्या क्या दवाई दिया था, कौन कौन सी दवाई आप खा चुके हैं। तो आप डॉक्टर के पास उस हेल्थ कार्ड के माध्यम से आपका पूरा का पूरा डाटाबेस आ जाएगा और साथ ही साथ डॉक्टर अगर कुछ रिकमेंड करता है, राइट, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको अपडेट कर देगा। यानी जो मान लो आज आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, वो डॉक्टर अगर कुछ प्रिस्क्राइब करता है, कुछ दवाई आपको देता है तो उस हेल्थ कार्ड पे जो है चला जाएगा। फिर कभी मान लो भविष्य में किसी डॉक्टर के पास दिखाओगे आप, तो वो सारा का सारा प्रीवियस जहाँ पर आपने दिखाया, जिस डॉक्टर को दिखाया है, जिस पैथोलॉजी के लैब में जो भी रिपोर्ट दिया है, सारा का सारा वो खोल कर एक्सेस कर सकता है। सवाल ये होता है कि इसकी जो है शुरुआत आज से कुछ दिन पहले हुआ और क्या इसको पूरा का पूरा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी दे देना उचित होगा? क्योंकि इस योजना में जो काम हो रहा है अभी तो पूरा डाटा कलेक्ट नहीं हुआ, पूरा डाटा इनके पास नहीं होगा, तो क्या इसको पूरा जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए पूरे देश में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने का? इसी को लेकर के कहा गया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेजर पॉइंट है वो है राष्ट्रीय नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। खिलौना के बाजार में चीन को पटखनी देने के लिए कई राज्यों ने की तैयारी। खिलौना बाजार चर्चा में है चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मन की बात में कहा है कि खिलौना के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। देखो कुछ डाटा है, ये डाटा सारा का सारा मैंने इसी से लिया है, आप इसको लिख सकते हैं अपने बुक में या अपने कॉपी में लिख सकते हैं इसको। पहला डाटा है कि भारत में 85% खिलौने का आयात होता है, यानी भारत में जितना खिलौना है उसमें महज 15% जो है हम बनाते हैं, 85% हम आयात करते हैं। और जो हम आयात करते हैं, अगर मान लो 100 खिलौना हमने आयात किया तो 100 में 90 खिलौना जो है हम चीन से आयात करते हैं। 90% आयातित खिलौना जो है वो चीन से आयात होता है।
भारत में खिलौने का जो कारोबार है 1.75 बिलियन डॉलर का है, 1.75 अरब डॉलर का। लगभग इसको कन्वर्ट करोगे रुपए में तो 13,000 करोड़ के आसपास आएगा। और 2023 तक जो भारत में खिलौने का कारोबार हो जाएगा वो 3.3 अरब डॉलर का हो जाएगा। विश्व में खिलौने का जो कारोबार है टोटल 90 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो इसको देखते हुए कि भारत जो है अपने ज़रूरत का 85% खिलौना आयात करता है और मेजर 90% आयात हम चीन से करते हैं। तो इसको देखते हुए भारत सरकार, और साथ ही साथ विश्व में 90 बिलियन डॉलर का मार्केट है खिलौना का, तो उसके लिए भारत सरकार सजग है, भारत सरकार काम कर रही है। पहला जो इम्पोर्टेंट काम सरकार कर रही है कि कर्नाटका में कोप्पल टॉय क्लस्टर, कोप्पल टॉय क्लस्टर कहाँ पे है? कर्नाटका में है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए सरकार इन्वेस्ट कर रही है। 5,000 करोड़ सरकार निवेश कर रही है वहाँ पे कोप्पल टॉय क्लस्टर में। और भारत सरकार की यह कोशिश है कि भारत सरकार ना सिर्फ भारत टॉय के क्षेत्र में, खिलौना के क्षेत्र में खुद आत्मनिर्भर होगा, बल्कि विश्व को हम निर्यात करना शुरू कर देंगे। और चीन के खिलौने पे हमने 2% टैरिफ लगा दिया, सॉरी 200%। तो 200% टैरिफ हमने चीन पे लगा दिया, तो अब क्या हो गया? चीन से खिलौना आना कम हो गया। तो हम निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर भारत का जो एक कदम है, जिसमें हम खिलौना के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो बेसिक डाटा है, इसी आर्टिकल से मैंने डाटा लिया है, डाटा लिख लेना। चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मन की बात में खिलौना को लेकर के चर्चा किया था और देश भर में उसके बाद चर्चा शुरू हो गई खिलौना मार्केट को लेकर के। एक बार इसको देख सकते हैं कि ईरान परमाणु केंद्र जो है 2002 में ईरान जो न्यूक्लियर बनाना शुरू किया, 2002 में दुनिया की नज़र में आ गया, राइट। अभी ईरान ने अपना बेस शिफ्ट कर दिया जहाँ पे ईरान अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। होता क्या है कि अब जो है विश्व का कोई भी देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगा, कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो पूरा पूरा विश्व उस पर पाबंदी लगा सकता है। और यही कारण है कि ईरान का जब पता चल गया कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, परमाणु बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, तो अमेरिका ने इस पर जो है पाबंदी लगाया है। वर्तमान में अमेरिका का इस पर पाबंदी लगाना एक बहुत बड़ा कारण है। और साथ ही साथ ईरान न्यूक्लियर डील को हमने पहले डिस्कस किया था, जाकर देख लेना ईरान न्यूक्लियर डील का बेसिक क्या फंडा था, प्रीवियस वीडियो में होगा। अल्जाइमर के इलाज की उम्मीद बंधी। अल्जाइमर क्या होता है? जो भूलने की बीमारी होती है। जैसे जैसे आपका एज बड़ा होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें नॉर्मली ये बीमारी होती है, भूलने की बीमारी को अल्जाइमर कहा जाता है। बस एक लास्ट न्यूज़ है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे लगा यह, टिहरी में मिला। टिहरी कहाँ पे है? तो टिहरी उत्तराखंड में, टिहरी बांध आपको याद होगा, तो टिहरी उत्तराखंड में है, जहाँ 50 करोड़ साल पुराना स्ट्रोमेटोलाइट मिला है। क्या होता है स्ट्रोमेटोलाइट? देखो, अरबों साल पहले धरती पे कुछ सरीसृप थे। सरीसृप क्या होता है? रेप्टाइल कहा जाता है। डायनासोर एक सरीसृप थे या अन्य जीव मौजूद थे। मरने के बाद इनके जीवाश्म सुरक्षित हैं। ये जरूर हुआ है कि समय के साथ इन जीवाश्मों पे मिट्टी के परत जमती चली गई और लंबे अंतराल में प्राकृतिक बदलावों को झेलते हुए ये जीवाश्म चट्टान में बदल गया। तो जो रेप्टाइल थे पहले, जैसे मान लो डायनासोर था पहले या अन्य जो रेप्टाइल थे, वो रेप्टाइल मरा और उसका बड़ा बड़ा मान लो जो है हड्डी होता था। वो हड्डी क्या है कि उसका जो हड्डी है, वो जो जीवाश्म है आज भी सुरक्षित है। और उस पर क्या हुआ? वर्षों से मिट्टी का लेप लगते हुए जो है यह पत्थर के रूप में तब्दील हो गया। तो ये ऐसे ही पत्थर हमें मिला है, धारीदार अवसादी सेल मिला है, एस्ट्रोलाइट मिला है, जो 50 करोड़ साल पुराना है। और मिला कहाँ पे हमें? तो टिहरी में मिला है। तो सबसे पहले तो ये याद रखो, एस्ट्रोमेटोलाइट क्या है? पत्थर है। और वो पत्थर जो है जीवाश्म का बना हुआ है, जो जीवाश्म सरीसृप का जीवाश्म है, रेप्टाइल का जीवाश्म है, जो 50 करोड़ साल पुराना है। जो मिला कहाँ पे है? टिहरी में मिला है। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है।
चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।